डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज आ गए हैं पार्ट 7 वर्क एनर्जी पावर का। अब तक पार्ट 6 में हम लोग क्या क्या देखें, वर्क डन निकालना सीखे, फिर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े, एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े, काइनेटिक के बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, क्या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम बताए थे कि नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं समझा कि और एक दो क्वेश्चन आपको करा दिया जाए जिस पैटर्न पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था और इस पैटर्न पे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए इधर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड ऑन अ वॉल, एक बुलेट, एक गोली किसी वाल पे फायर कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो वाल शायद लकड़ी उकड़ी का रहा होगा, वरना तभी अंदर जा रहा होगा। ठीक है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर अंदर चला गया बुलेट। तो जो ही बुलेट अगर वाल से टकराएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड से टकराएगा, और जैसे जैसे अंदर जाएगा तो उसका स्पीड कम होता जाएगा, और अंदर जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, उसका स्पीड 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अब, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को, कुछ इसी तरह क्वेश्चन होने वाला है, तो आप फिर वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब बुलेट इज फायर्ड ऑन अ वॉल आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद क्या होता है, इफ इट्स स्पीड बिकम्स हाफ, यानी 24 सेंटीमीटर के बाद अगर उसका स्पीड हाफ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अगर उसका काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाता है। तीसरा भी बोल रहा है अगर उसका लीनियर मोमेंटम आधा हो जाता है। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में बस एक ही आया था, मैं तीनों पे बता देता हूँ। इन ऑल थ्री क्वेश्चंस फाइंड पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट, बुलेट का कितना पेनिट्रेशन होगा कि वहां जहां पे जाके बुलेट रुक जाए। यहाँ पे आगे लिखना था फाइनली स्टॉप, कितना पेनिट्रेशन होगा फाइनली रुकने में, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो एज्यूमिंग रेजिस्टिव फोर्स इज कांस्टेंट, जब बुलेट अंदर जाएगा तो जो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, जो फोर्स अपोज करेगा वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का, पहला क्वेश्चन को करने का मैं एक बेसिक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखो क्योंकि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में कौन सा फोर्स है, यहाँ पे जब बुलेट अंदर जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स है। तो रेजिस्टिव फोर्स अपोज करेगा मोशन के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब फोर्स अपोजिट में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 हो जाएगा, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एस हो जाएगा। तो माइनस एफ डॉट एस इज इक्वल टू डेल्टा के ई का मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ से देख सकते हो फोर्स के बारे में क्या बोला कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। और हमको क्या बताना है कि जैसे देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मान लो एक बुलेट है, ठीक है, जो यू स्पीड से मान लो एंट्री कर रहा है, और 24 सेंटीमीटर के बाद पहला क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से 24 सेंटीमीटर चलने के बाद इसका स्पीड आधा हो जाता है, मतलब यू से कितना हो जाता है, u/2 हो जाता है। तो बोला कितना दूर जा करके इसका स्पीड फाइनली क्या हो जाएगा, मान लो रुक जाएगा, फाइनली स्पीड कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये ना बोला कि 24 के बाद अगर स्पीड आधा हो जाता है तो कितना के बाद स्पीड 0 हो जाएगा। तो हम देखते चलो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोगों ने क्या निकाला, एफ डॉट एच बराबर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यानी यहाँ से हमको दिख रहा है जो एफ है वो किसके डायरेक्टली, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो किसके डायरेक्टली है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट हमको पहला क्वेश्चन में किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्पीड के बारे में, कि स्पीड इतना में इतना हो जाता है तो कितना में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्पीड के टर्म में लिख सकते हैं, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करोगे, हाफ एम कॉमन लोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ भी कॉन्स्टेंट एम भी कॉन्स्टेंट, यानी बोल सकते हो एस जो होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के डायरेक्टली होगा। ये बात आप याद रख सकते हो, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो जो बच्चा अगर पढ़े हो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन 30 क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्टकट वाला मेथड देख लो, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी यहाँ पे देखो अगर ये तभी वैलिड है ना जब एक्सेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन में गिवन है फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब एक्सेशन कांस्टेंट, एक्सेशन कांस्टेंट अगर हो जाएगा तो यहाँ से देख सकते हो एस जो होगा क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के डायरेक्टली होगा। अब क्वेश्चन आपका बन गया, बस इतना इन्फॉर्मेशन निकालना था इस क्वेश्चन से पढ़ करके, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, एस जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के डायरेक्टली हुआ, तो पहले एस कितना था 24 सेंटीमीटर, मान लेते बात का एस हमको ये निकालना है कि कितना आगे जाएगा। पहले फाइनल स्पीड कितना था u/2, इनिशियल कितना u, और जब s मीटर चला तो फाइनली कितना हो गया, रुक करके 0 हो गया, और इनिशियल कितना u है। तो बस मैं यहाँ से अगर रेशियो में देखूँ तो निकाल लूँ फटाफट इसको आगे कि 24 डिवाइडेड बाई s, जब 24 चला था तो कितना फाइनल स्पीड था u/2 का स्क्वायर, इनिशियल में कितना था u का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जब s मीटर चला, जो s हमको निकालना कि कितना पेनिट्रेट होगा जब स्पीड फाइनली स्टॉप कर जाए, तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और इनिशियल कितना है u का स्क्वायर। तो वो ऊपर u का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 1/4 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, ठीक है। 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा
4 एलसीएम लीजिएगा तो 1 - 4 -3/4 -3/4 और नीचे भी एक तो माइनस था, माइनस खत्म नहीं 3/4 यानी 24 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ इधर लिख रहा हूँ कि हो सकता है ज़्यादा नीचे हो जाए, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा 8 3 24 और एस इज इक्वल टू 32 मीटर। यानी अगर स्पीड हाफ जब हो रहा है 24 सेंटीमीटर चल रहा है तो इसको पेनेट्रेट करने में फाइनली जब इसका स्पीड 0 हो जाए तब तक कितना चल जाएगा, 32 मीटर चल जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको इतना सा बात याद है तो उसके बाद तो क्वेश्चन और टाइम नहीं लगेगा ना। ठीक है, उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए, यानी शुरुआत में मान लो कुछ एनर्जी ई है और 24 के बाद E/2 हो जाए तो कितने के बाद वो रुक जाएगा, कितने के बाद उसका एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, उसको अच्छे से उतार लोगे। ठीक है ना, मूवीज़ के जरिए नहीं देखना है भाई, अगर मूवीज़ के जरिए देखोगे तो बस हो गया। ठीक है, बस अच्छा सा सीन सिर्फ याद रहेगा जिसमें हंसी मजाक होगा, बाकी सब काम का बात सब भूल जाओगे। वही ना होता है, मूवीज में अच्छा सा सीन याद रहता है नहीं आता है। हाँ, वही सब सीन जिसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, फिर अगेन इसको लिख सकते हो जो पहले लिखे थे F.S। माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फोर्थ रजिस्ट्री फोर्थ है, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोलोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, बनाकर भी देख सकते हो। क्या अगर मान लो जब बुलेट एंट्री कर रहा है तो उसका एनर्जी मान लो कितना ई है, तो बोला कि 24 सेंटीमीटर चलने के बाद उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, E/2 हो जाएगा। तो बताइए कहाँ पे जाके उसका एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। क्या ये ना निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा कि एनर्जी 0 होगा। यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है एनर्जी के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कि ई बोलो ऐसे ई बोलो कोई दिक्कत नहीं। एस जो है किसके डायरेक्टली है, एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी का, क्योंकि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो बोल सकते हो ना कि 24 डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू 24 जब था तो फाइनल एनर्जी कितना था, E/2 माइनस इनिशियल कितना था, E था। जब एस हुआ तो फाइनल एनर्जी कितना हो गया, 0। तो इनिशियल कितना, E है। ऊपर नीचे ई से ऊपर ई से कोमल लेकर नीचे खत्म हो जाएगा, कितना होगा 24 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2 और माइनस माइनस खत्म फटाफट 1/2। एस बड़ा कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। देखो 24 सेंटीमीटर में अगर एनर्जी हाफ हुआ तो 48 उसका डबल जाएगा तब एनर्जी जाके 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था डायरेक्टली कि एस क्या है, एनर्जी का डिफरेंस क्या डायरेक्टली है, एनर्जी के डिफरेंस क्या डायरेक्टली, पावर में 2 नहीं है। ठीक है ना, तो आधा एनर्जी हो गया 24 में, तो 0 एनर्जी कब होगा 48 में। तो वैसे भी बना सकते थे आप डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर 3 जब तक ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जब मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो ना भाई, जब मोमेंटम अगर 24 में हाफ हो जाएगा तो बताइए आप कि जब मोमेंटम 0 हो जाएगा तब तक कितना चल जाएगा। ठीक है ना, फिर वही चीज़ बना लो, बुलेट का एंट्री हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम मान लो P था, 24 सेंटीमीटर चलने के बाद मोमेंटम कितना हो गया, P/2 हो गया। तो कहाँ पे जाके इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना चलने का, तो ये एस निकालना है। फिर यही चीज़ देखो, वर्डन बाई ऑल फोर्स के द्वारा क्या होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। और कौन सा फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स का वर्डन होता है हो रहा है। तो वर्डन इज इक्वल टू माइनस F.S इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है ना, चलो एक बार लिख देते हैं, नीचे लिख रहे हैं F.S इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, P²/2m होता है कि नहीं होता। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल का स्क्वायर/2m। तो देखो अगर हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है एस क्या होगा, P फाइनल का स्क्वायर के डायरेक्टली माइनस P इनिशियल के स्क्वायर के डायरेक्टली। ठीक है ना, फिर वही बात करोगे 24 डिवाइडेड बाई एस निकालना है। जब 24 था फाइनल कितना था, P/2 का स्क्वायर, इनिशियल कितना था, P था, तो P का स्क्वायर। जब 1 मीटर गया तो फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस P का स्क्वायर। सिमिलर वही अंतर आएगा जो आपका स्पीड के टर्म में आया था, क्या P² से P² लेकर कॉमन खत्म हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 और माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आपका एल बराबर कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ करके भाई ये समझ में आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यानी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई अगर मान लो कोई बुलेट कोई एंट्री कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड से एंट्री कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर एंट्री कर रहा होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम लेकर एंट्री कर रहा होगा, तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि देखो इतना चलने के बाद उसका एनर्जी इतना हो गया। कल हो सकता है एनर्जी हाफ के बजाय एनर्जी 1/4 बोल दे, तो बोला कि कितना टोटली पेनिट्रेट करेगा, कहाँ पे एनर्जी जाके 0 हो जाएगा, कहाँ पे मोमेंटम जाके 0 हो जाएगा, या कहाँ पे स्पीड जाकर के 0 हो जाएगा। तो आपको बस उसका रेशियो देखना है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है और जो चीज़ चेंज हो रहा है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, जो चीज़ फाइंड आउट करना है और जो चीज़ चेंज हो रहा है वो दोनों आपस में कैसे कोरिलेट है। एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे।
अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो तुरंत बन जाएगा। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होगा बाहर से, ठीक है। तो मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे है क्या कि वहाँ पे कुछ बच्चे रह रहे हैं और सब बच्चे जो है ना बहुत बदमाश हैं, वो लोग नहीं चाहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो इस वजह से बाहर से खटखट का आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी मुझे अमीर बना दीजिए, फिर डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, आराम से AC वाला रूम ले लेंगे, ठीक है, और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ वन प्लैंक स्पीड रिड्यूसेस बाई 1/n टाइम्स। देखो स्पीड रिड्यूसेस बाई 1/n टाइम्स ऑफ इनिशियल। शुरू में मान लो देखो जितना था उसका 1/n टाइम से घट गया। पहले तो बच्चा को यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है बहुत से बच्चा को। देखो बहुत बेसिक मेरा मानना है ना कि कुछ भी टफ नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ कभी फंस जाता है बच्चा। तो ये सब बेसिक बात क्या है, देखो क्या पढ़ो तो यार, पहले तुम्हारे पास 100 रुपया था, कितना रुपया था, 100 रुपया था, ठीक है। अगर बोलेगा बताओ कि तुम्हारे पास बाद में इसका 1/10 टाइम से घट गया, इसका तो 100 का 1/10 कितना होगा, 100 का 1/10 कितना होगा, 10 रुपीज़। इतना से घट गया तो बचा कितना, 100 - 10 करोगे ना, 90 बचा ना जी, है। तो पहले अगर स्पीड u था तो घटा कितना से, उसका u/n से घट गया, उसका u/n से घट गया तो बचा कितना, u - u/n, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर एक प्लेन को क्रॉस करने के बाद उसका स्पीड इनिशियल का 1n से घट गया तो पूछा यह है कि कितना टोटल नंबर ऑफ प्लैंक लगेगा, कितना टोटल नंबर ऑफ तुमको प्लैंक लगाना पड़ेगा ताकि वो बुलेट स्पीड घटते 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 स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए क्या। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स मान लो कि n है, n क्या है मान लो, नंबर ऑफ प्लैंक्स जो हमको निकालना है, लेट सपोज ये हमको निकालना है। और देखो आपको क्वेश्चन में स्मॉल n दिया हुआ है ना, तो आपका ऑप्शन भी इसी के फॉर्म में रहेगा। इतना जरूर देखना कि जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन रहेगा उसी के बारे उसी में ऑप्शन सजा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप बनाना जो ही स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ हट करके वही दिखेगा। तो आप कुछ भी मान लो लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, अपने आप खत्म हो जाएगा कैलकुलेशन में। हम मान लें कि चलो एक प्लैंक है और एक बुलेट जो जा रहा है, ठीक है ना। और u स्पीड से मान लो एंट्री किया और जिसका मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना का है, लेंथ x मीटर का या x सेंटीमीटर जो भी बोलना है। तो x सेंटीमीटर क्रॉस करने में इसका स्पीड कितना हो जाता है, इसका अभी बताया क्या बोला, उसका 1/n टाइम से कम हो जाता है। मतलब बचा कितना, u - u/n, u/n टाइम से कम हो गया इससे, तो बचा इतना u - u/n। u कम लोगे तो क्या होगा, 1 - 1/n, ठीक है ना। चलो इतना से बचा। फिर इसके बाद दूसरा प्लेन को क्रॉस करेगा, फिर इसका 1/n टाइम से कम होगा, फिर तीसरा को करेगा, ठीक है। तो मैं एक केस इसको मान लेता हूँ कि u से एंट्री किया और x को क्रॉस करने के बाद इतना से कम हो गया, यानी इतना स्पीड बचा। और दूसरा केस में क्या मान रहा हूँ कि मान लो इस तरह का n टू प्लेन्स है, क्या टू प्लेन्स है, n टू प्लेन्स है, 1 2, ठीक है ना, 3 एंड सो ऑन n टू है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर n प्लेन्स रहेगा, एक का x कितना हो जाएगा, डिस्टेंस nx हो जाएगा। और शुरू में बुलेट कितना से एंट्री किया भाई, बोलो ना, मान लो u से एंट्री किया है तो nx को क्रॉस करने के बाद कितना हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि कितना प्लेन चाहिए कि फाइनली क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि अगर हमको डिस्टेंस के साथ स्पीड का अगर कॉन्सेप्ट है तो क्या है, हाँ अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, अगर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तो काइनेटिक्स का 30 क्वेश्चन भी यही बताता है, फोर्स कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी v² - u² क्या होगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली, डिस्टेंस के डायरेक्टली होगा। यानी आप बोल सकते हो जो s है वो क्या है, v² - u² के डायरेक्टली, जस्ट अभी पढ़े हम लोग। तो बोल सकते हो पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, x था, बाद में कितना हो गया है, nx हो गया है, ठीक है। और पहले स्पीड कितना था, फाइनल स्पीड, देखो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन होगा, गंदा वाला क्या, अच्छा वाला, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, और इनिशियल कितना u², पहले तो u² को मिलकर खत्म कर दिए। क्या यहाँ पे क्या बचा, 1 - 1/n का उसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, n - 1/n का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई -1। देखो इस वाला -1 को ऊपर लेके चले जाएंगे, x से x खत्म हो जाएगा, देखो अपने आप खत्म होना, जो आपने माना था 1/n बराबर कितना हो गया। यहाँ पे पहले हम इसको होल स्क्वायर को तोड़ लेते ना, a² + b² - 2ab डिवाइड बाई n² - 1 डिवाइड बाई -1, ठीक। मैं जगह बनाने को थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि शायद नीचे दिखाई नहीं देगा। इसके आगे आप खुद से कर सकते हो, देखो मेरे कैलकुलेशन में डिपेंड नहीं करो, हो सकता है मेरा आपका कैलकुलेशन हमसे भी फास्ट हो, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा स्टेप बाय ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ स्टेप्स खाना भी पड़ता है, ख्याल रखना है, टाइम का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या। तो यहाँ पे आपका n² ये नीचे आ जाएगा, ये वाला माइनस को हटा करके इसको हम ऐसे लिख दें, 1 - n² + 1 - 2n डिवाइडेड बाई ये वाला n² नीचे आ गया, तो ये +1 - 1 खत्म हो गया ना, ये वाला 1 को इस पार लेकर के आ गए, ठीक है ना। बाकी जैसा था वैसा ही लिख दी, और इसी वाला ये वाला माइनस को ऊपर ले जाने की वजह से, ठीक। तो 1/n बराबर कितना हो गया,
कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यू स्क्वायर 1 - 1/n का होल स्क्वायर n - 1/n n - 1/n का होल स्क्वायर, और इधर का -1 यू स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों से, तो नीचे में 0 - 1 यानी -1, उसके बाद यहाँ पे होल स्क्वायर किए a² + b² - 2ab, नीचे वाला का स्क्वायर करके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 था। ठीक, इस वाला माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओहो ओहो, गड़बड़ देखो, तुम लोग बहुत गधे हो। जब ऊपर वाला नीचे वाला माइनस को ऊपर लेकर जाएगा तो सबके साथ ना मल्टीप्लाई होगा जी, हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो तुम कर दे क्या, गलती ना। अब देखो 1 + 1 तो क्या हो गया, जल्दी 2n - n² बटे n², भाई n को ले लो फटाफट, 2 - n/n, तो n उल्टा कर दोगे ना, n/2 - n, तो कितने नंबर ऑफ प्लस चाहिए था, n/2 - n, ठीक है ना। देख लेना कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ होगा तो, क्या हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन चांसेस कम है, फिर भी देख लेना एक बार। ठीक, तो यहाँ तक उतारिए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिव फोर्स के बारे में, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग को अब क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले कंजर्वेटिव फोर्स जानना क्यों जरूरी है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बढ़िया से नोट्स करना है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, उसको चेक करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक उतारिए, और जितना कॉन्सेप्ट वर्क एरिया थ्योरम का समझ में आया उसको अप्लाई करना है। जितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन हुआ है और भी होने वाला है। ठीक, यहाँ तक आगे करते हैं। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का शायद कि आंसर गलत हो गया, फटाफट उसको क्रॉस चेक करते, फिर हम कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या था, मुझे लगता है आंसर गलत आया, तो इसलिए मैं दोबारा थोड़ा क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्लैंक है जिसका माना हमने क्या डिस्टेंस कितना था, मान लो x लेंथ था जिसका, और ये कोई बुलेट u स्पीड से एंट्री किया, और क्या दिया था कि बुलेट एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद उसका स्पीड कितना से कम हो जाता है, उसका 1n से कम हो जाता है, यानी जो निकला बाहर उसका स्पीड कितना बचा, u - u/n बचा। ठीक, एग्री। तो बड़ा कितना सारा प्लैंक होगा कि इसका स्पीड घटते घटते 0 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि मान लो n नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए, n नंबर ऑफ प्लैंक्स, 1 प्लैंक 2 3 4 एंड सो ऑन, और कितने सारे प्लैंक्स हैं, n प्लैंक्स हैं, अप टू n प्लैंक्स। n प्लैंक्स के बाद फाइनली ये क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड होती है उसका, मान लो स्पीड 0 हो जाता है। अगर u से एंट्री करता है, u से अगर एंट्री करता है तो वहाँ पे जाके 0 हो जाता है। तो एक प्लैंक का लेंथ हमने x माना था, तो n प्लैंक का लेंथ यहाँ से कितना हो जाएगा, ns हो जाएगा, कितना होगा, n × s हो जाएगा। और हम अभी जस्ट सीखे कि अगर कभी भी स्पीड अगर मान लो चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करेगा स्पीड पे, अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टिव फोर्स अगर कांस्टेंट रहेगा, या जो भी फोर्स अगर कांस्टेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं s जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v² - u² के, जो इक्वेशन 30% भी बताता है फॉर कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और हम लोग यहाँ पे वर्क थ्योरम से भी पढ़े हम लोग, यानी s जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, v² - u²। तो पहले अगर s कितना था, x था, और बाद में कितना हो गया, nx हो गया। तो पहले x था और बाद में nx हो गया, तो कितना हो जाएगा, v², पहले स्पीड, पहले वाले का फाइनल स्पीड कितना है, u - u/n, इनिशियल कितना है, u है, सॉरी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² - u² के। तो v कितना है, u - u/n का होल स्क्वायर, इनिशियल कितना है, u का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, इस केस में फाइनल कितना है, 0 है, इस केस में इनिशियल कितना है, u का स्क्वायर है। आप यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों में से u कॉमन ले लेंगे तो u का स्क्वायर बाहर आएगा, u का स्क्वायर और u का स्क्वायर इन दोनों में टर्म में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, u का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या दिखा, 1 - 1/n का होल स्क्वायर -1, क्योंकि मैं यहाँ से भी u का स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है ना, डिवाइड बाई माइनस टाइम्स ऑफ u², ये खत्म हो जाएगा। इस माइनस को मैं ऊपर लेकर के चले आऊँ, माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ बाहर माइनस लग जाएगा, नहीं 1 - 1/1 का 1/n का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना है ना, ये तो ऊपर लेके चले आते हैं, 1/n = 1 - a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 1/n = 1 - 1/n का स्क्वायर प्लस 2/n, खत्म हो जाएगा 1 से 1, और 1/n = कितना होगा, यहाँ पे n² दोनों में एलसीएम लेंगे, तो क्या -1 प्लस 2n, यानी रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n² डिवाइड बाई 2n - 1। ये करेक्ट आंसर है, हम लोग का शायद उस टाइम गलत आंसर आया था, ठीक है ना।
उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए हमको कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बस कुछ ही देर में जानने वाले हम लोग हैं कि उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा जितना कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, उसका नेगेटिव टाइम्स जिसके बराबर होगा उतना ही आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा। मैं क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा, मान लो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन कितना होगा, -10 जूल, -20 जूल या +10 जूल, उसका नेगेटिव टाइम्स अगर -10 जूल का नेगेटिव क्या होगा, +10 होगा, +10 जूल ही क्या होगा, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यस, तो आगे समझेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, किसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 बात बोलूंगा, आप कॉपी पे निकालो और नोट डाउन करो। पॉइंट नंबर 1, कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलेंगे जिसका वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जिसका वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पहला पॉइंट, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी वो वाला फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे उस फोर्स के वजह से अगर वर्डन हो रहा है तो उस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सर मतलब क्या हुआ, मतलब अगर कोई पार्टिकल को आप ए से लेके बी तक लेके जा रहे हो और कभी इधर से लेकर के जा रहे हो, कभी आप इधर से ऐसे करके लेकर के आ रहे हो और कभी ऐसे घूमते हुए लेकर के जा रहे हो, और मान लो इधर से लेकर के गए वर्डन आपको W1 करना पड़ा, इधर से गए वर्डन W2 करना पड़ा, और इधर से आप गए वर्डन W3 करना पड़ा। जब आप देखे तो आपको पता चला कि W1 जो था वही W2 हुआ, वही W3 आया, ये सब इक्वल इक्वल हो गया। कब, जब उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा था, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था। यस, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी एग्जांपल लिखाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। आप इस ऑब्जेक्ट को ए से लेकर सी तक लेकर के जा रहे हो, एक बार ऐसे लेकर के जा रहे हो और एक बार डायरेक्टली लेकर के जा रहे हो, ठीक है ना, ए से लेकर सी तक, तो दोनों समय में वर्डन सेम आएगा। आप देख लो, तब आपको यकीन हो जाएगा। आप अगर ए से होते हुए बी से होते हुए सी लेके जाओ, या आप डायरेक्टली ए से होते हुए सी जाओ, ठीक है। जब ए से बी होते मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m मास है, ठीक है ना, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ एंगल कितना है, थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है, ठीक। तो कितना वर्डन हो जाएगा, तो जब इसको ए से बी से सी, तो वर्डन ए से बी फिर वर्डन बी से सी, तो ए से बी कितना वर्डन होगा, देखो m जो है मास, फोर्स कितना लगेगा m का, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन मैं करूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्डन निकालना है उसका बस चेक करना हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन देख रहा हूँ, ठीक है ना। mg कितना लगेगा, नीचे की तरफ, a से b जब जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, फोर्स किधर, इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, ये हुआ mg, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना 90 डिग्री। और वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा mg इंटू ए बी इंटू कोस 90, जिसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। फिर जब यहाँ से यहाँ गया तो मान लेते कि इसका हाइट कितना है, h हाइट है, ठीक। तो जब बी से लेकर सी तक जा रहा है तो ऑब्जेक्ट पे mg कितना लग रहा है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर की तरफ, क्या दोनों में एंगल कितना हुआ, 180 हुआ। वर्क का डेफिनेशन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180, कोस 180 का वैल्यू कितना होगा, -1, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, -mgh। आप अगर ए से बी से सी गए तो आपको कितना वर्क करना पड़ा भाई, -mgh। अब मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ए से सी जाओ और वर्क यही आएगा, यकीन नहीं हो रहा है, करके देखते। मान लो ऑब्जेक्ट को इधर से इधर आप लेकर के जा रहे हो, ठीक है। जब इस रास्ता से लेकर के जा रहे हो तो मान लो कि इधर से आपने कितना डिस्प्लेसमेंट सफर किया, s, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, s हो गया। उसी डायरेक्शन में हम फोर्स को लाने का कोशिश करेंगे। जब इंक्लाइन प्लेन में ऑब्जेक्ट रहता है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, हमेशा फोर्स किधर लगता है, हमेशा फोर्स लगता है सर किधर, हमेशा लगता है अर्थ के सेंटर की तरफ। बट मेरा मोशन जिधर होता है उधर हम फोर्स को क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट लेते हैं। किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट ले सकते हैं, उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ करके उसको रिजोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या हो, दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। और क्यों तोड़ते हैं सर, इसलिए तोड़ते हैं कि हमको दिखने में आसानी हो, क्वेश्चन करने में आसानी हो। हम उस तरफ फोर्स को लेकर जाना चाहेंगे, उस तरफ उस वेक्टर को लेकर जाना चाहेंगे जिधर हम चर्चा करते हैं। चर्चा डिस्प्लेसमेंट अगर हम इधर करेंगे तो इधर ही mg का कुछ कंपोनेंट को देखेंगे कि इस लाइन में mg का कितना कंपोनेंट आ रहा है। तो mg फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ये एंगल कितना थीटा है, यहाँ पे कितना 90 है, ये थीटा है, ये 90, तो यहाँ पे कितना होगा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। और mg का 2 कंपोनेंट में अगर एक को मैं ये वाला कंपोनेंट मानूंगा तो एक इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, एक ये लाइन होगा और एक ये लाइन होगा। तो इन दोनों में मैं तोड़ूंगा तो mg कुछ इधर आएगा और कुछ इधर आएगा, ठीक। तो ये क्या थीटा है, ये कितना 90 है, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ थीटा होगा तो इधर कितना जाएगा, mg कोस थीटा। मैं थोड़ा सा वेक्टर बता रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से हट गए। और इधर क्या होगा, mg
साइन थीटा। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, नीट और जेईई का क्वेश्चन कर रहे हो, हमेशा याद रखना इंक्लाइन प्लेन में जिधर अगर एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा, इंक्लाइन प्लेन में अगर एंगल थीटा रहेगा, बेस के साथ एंगल थीटा रहेगा, तो इंक्लाइन प्लेन में हमेशा कंपोनेंट क्या आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, कोस थीटा वाला नहीं का। अगर आप जल्दी क्वेश्चन को करना चाहते तो खैर mg sin थीटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे mg sin थीटा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना है 180 का। तो अभी वर्क ए से लेकर सी तक क्या होगा सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का है, एस का है, कोस 180 का वैल्यू कितना होगा सर, माइनस होगा, तो सर माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एम जी इंटू, देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, एच है, हाइपोटेनियस में कितना एस है, इसकी जगह आप लिख सकते हो एच डिवाइड बाई एस इंटू एस, क्या होगा भाई माइनस एम जी एच। देखो गौर करो, ए से सी जा रहे हो तो भी वर्डन माइनस एम जी एच, ए से बी से सी जा रहे हो तो भी वर्डन माइनस एम जी एच, और दोनों बार में वर्डन क्या आया, सेम आया। तो आप बोल सकते हो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्डन पाथ पे डिपेंड किया गया, नहीं किया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बजाय कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो उसका वर्डन पाथ पे डिपेंड करेगा, अलग अलग पाथ पे वर्डन अलग अलग आएगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आएगा। ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सेकंड पॉइंट नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सेकंड पॉइंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका वर्डन किसी क्लोज पाथ के लिए हमेशा जीरो होगा। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन लिखिए, वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ। कोई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन किसी क्लोज पाथ के लिए हमेशा क्या आएगा, जीरो होगा। आप देखना चाहते हैं, आपके सामने लाइव एग्जांपल है, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हमने बताया कि इसका वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चलो ठीक है। कोई क्लोज पाथ के लिए इसका वर्डन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो ए से बी से सी से फिर ए आ रहे हैं तो कितना वर्डन होगा, तो जब ए से बी से सी गए तो वर्डन कितना है, माइनस एम जी एच, और ए से सी गए तो कितना है, माइनस एम जी एच। तो मैं अगर ए से सी में माइनस एम जी एच आएगा तो सी से ए में क्या होगा, प्लस एम जी एच। जाहिर सी बात है जब इधर से इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, और एम जी साइन थीटा तो हमेशा किधर लगने वाला है, इधर ही लगने वाला है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे प्लस एम जी एच होगा। तो इधर हो गया माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, कितना जीरो होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन क्लोज पाथ के लिए हमेशा जीरो होगा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो आगे की तरफ एस मीटर हो रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है ना, एस मीटर आगे जा रहा है। तो जब आगे जा रहा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगने वाला है, इस पर पीछे की तरफ लगने वाला है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन कितना हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन वर्डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कोस 180 कोस थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा नहीं लगेगा। तो जब यहाँ से मान लो ए से बी गया, ए से जब बी गया तो वर्डन कितना आया, माइनस एस एस आया, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट फिर वापस बी से ए आ रहा है, मान लो बी से आया, वही 1 मीटर आया, जब बी से ए की तरफ आएगा, जब बी से ए की तरफ आएगा इधर आएगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अगेन फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कौन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जब बी से ए आएगा तो फिर वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180 का वैल्यू -1। अब आप खुद देखो क्लोज पाथ बना कि नहीं बना, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से आया, क्लोज पाथ के लिए वर्डन क्या जीरो आया, क्या वर्डन ए से बी प्लस बी से ए करोगे तो जीरो होगा, क्या माइनस टाइम्स ऑफ 2fs हो जाएगा, वर्डन ए टू बी देन बी टू ए का। इसका मतलब पता ये चला कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका वर्डन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से जीरो नहीं होगा। राइट मत लेना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब वर्डन जीरो, एफ कोस थीटा एस बराबर जीरो, नो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तभी वर्डन जीरो होगा अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बोला, कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलेंगे जिसका वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन जीरो हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, यानी क्लोज पाथ हो जाए। पॉइंट नंबर 3 लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स रिकवरेबल फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स रिकवरेबल होगा, मतलब कोई फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो अगर आप उसके अगेंस्ट में कुछ वर्क करोगे वो तो खुद को अपने आप को फिर रिकवर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इस मार्कर को पकड़ के ऊपर रखा हूँ, क्या मैं इसको छोड़ूंगा तो अपने आप ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क कर रहा हूँ तो ये अपने आप को फिर से रिकवर कर लेगा। अगर मैं सिमिलरली कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग को मैं अगर खींचूंगा, एक्सटेंड करूंगा या कंप्रेस करूंगा तो अपने आप को रिकवर करेगा कि नहीं करेगा। तो जितने सारे कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या था, रिकवरेबल है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कभी रिकवर है क्या, आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे कर दो, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा था, पीछे लग रहा था, क्या आगे करके छोड़ दोगे तो क्या ऑब्जेक्ट अपने आप पीछे आएगा, ऐसा देखा है आज तक,
कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मैं आगे करके छोड़ दूंगा और फ्रिक्शन की वजह से अपने आप पीछे आ जाएगा, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया, फ्रिक्शन की वजह से अपने आप हो जाएगा रिकवर ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स रिकवरेबल है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रिकवरेबल नहीं है। एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स का लिख लोगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, मैंने अभी तो बोला क्या, जितना भी इंटरएटॉमिक फोर्सेस हैं सारे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लिख लोगे आप, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैगिंग, जितना सारा है, ठीक, ये सब एग्जांपल लिख लोगे। और फिर ये कंजर्वेटिव फोर्स का जो सब बात लिखी, जो 3 बात, वही 3 बात नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नोट डाउन करना। नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या होगा, वर्डन पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्डन पाथ पे डिपेंड करेगा, क्लोज पाथ के लिए वर्डन 0 नहीं होगा, रिकवरेबल नहीं होगा। ये 3 पॉइंट किसके लिए लिखोगे आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आया, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। अब आपको कोई इक्वेशन देगा फोर्स का और आपको पता करना होगा कि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। तो लेट हम चेक करते हैं कि कोई फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नेचर कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए बताते हैं। अच्छे से नोट करो पॉइंट्स को, अच्छे से नोट करो पॉइंट्स को, जितना पॉइंट्स बताया जा रहा है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बताइए भाई ये वाला फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक, बोलो ठीक, ठीक सर। तो देखो कोई फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर पता करना होगा, तो मान लो कोई फोर्स है जो इस x की तरफ कुछ है और कुछ उसका वैल्यू y की तरफ है और कुछ उसका वैल्यू z की तरफ है। ये i कैप बता रहा है कि ये जो फोर्स है x की तरफ है, इसलिए मैंने इसको fx बोल दिया। ये j कैप बता रहा है कुछ फोर्स y की तरफ है और k कैप बोल रहा है कुछ उसका फोर्स किधर लग रहा है, z एक्सिस की तरफ लग रहा है। मुझे बताना होगा कि ये वाला पूछेगा कि ये वाला फोर्स जो है, कुछ भी एग्जांपल अभी लेकर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होने का कंडीशन क्या है कि मैं क्या करूंगा, इस एक्स कंपोनेंट के फोर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में और y कंपोनेंट के फोर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मैं x का करूंगा z के रिस्पेक्ट में और z कंपोनेंट के फोर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली y का z का y में। अगर ये आपस में इक्वल हो रहा है तो हम बोलेंगे ये फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि मैं x एक्सिस का फोर्स को डिफरेंशिएशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव। क्या करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव। जब भी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, d होता है, d fx बाई dy। तो d के जगह आप d ना लिखे क्या लिखोगे, इसको आप डेल्टा पढ़ लो, क्या पढ़ लो, डेल्टा पढ़ लो। मतलब वही d सर झुका लिया, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। वैसा ही कहानी हो गया ना, मान लो किसी यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मान लो कोई दूसरा लड़का के साथ पार्क में घूम रही है, तुमको देख लेगी वो, तो उसका सर ऐसे नीचे नहीं झुकेगा। जब दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, सर झुका दिया, समझो, इसको बोलते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक। अगर डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई वही हो जाए जो डेल्टा एफ वाई का यानी वाई वाला का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाए। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड वही हो जाए जो जेड वाला फोर्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो, वाई के रिस्पेक्ट में हो। सिमिलरली एक्स वाला का डिफरेंशिएशन वही हो जाए जेड के रिस्पेक्ट में जो जेड वाला का एक्स के रिस्पेक्ट में हो। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कोई भी अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल करो। मान लो एग्जाम्पल है एफ इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। देखते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है। चलो इसको बोलेंगे एफ एक्स, इसको बोलेंगे एफ आई। क्यों सर, क्योंकि यहाँ एक्स है। नो, ये एफ एक्स कैसे पता चला सर कि एक्स की तरफ वाला फोर्स है आई कैप बता रहा है, वाई की तरफ वाला फोर्स है ये जे कैप बता रहा है। तो एफ एक्स के में क्या है, के एक्स है, और एफ वाई में क्या है सर, के वाई है। तो एफ एक्स वाला का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स में क्या है, के एक्स। और पार्शियल, जब भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, तो उसको छोड़ के बाकी सारा चीज एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, बाकी सारा वेरिएबल्स को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं के एक्स का किसी रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ पे कोई वाई का टर्म है, नहीं है, तो बाकी सब चीजों को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो बताओ बाकी सब में क्या है, के आया और एक्स आया। वाई वाला को छोड़ के अगर वाई नहीं है तो उसके वाला जो भी टर्म चीजें हैं उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्या होता है,
क्योंकि के एक्स का डिफरेंशियल हम वाई के रिस्पेक्ट में करने जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली हम लोग डेल्टा ऑफ एफ वाई का डेल्टा ऑफ एक्स करेंगे, तो वाई में कितना है भाई, एफ वाई क्या है, के वाई है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगेन वही बात, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पे एक्स है नहीं है सर, बाकी सब में क्या है, के वाई है, के वाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर एक्स होता तो एक्स का डिफरेंशियल करते, एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक क्यूब, कुछ भी होता तो जिसका डिफरेंशियल का जो रूल होता है कि पावर उतार लो, एक से कम कर दो, वो करते, है ही नहीं एक्स ना, तो बाकी सब चीज़ क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये दोनों बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या ये वाला फोर्स कंसेक्यूटिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। एग्री कर रहे हो, हाँ या ना। और एग्जाम्पल करें क्या, और एग्जाम्पल करें क्या, चलो और एग्जाम्पल करते हैं, चलो और एग्जाम्पल करते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। चलो एफ इज इक्वल टू मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई भी फोर्स ले लो यार, 3y² आई के प्लस, और इधर ले लेते हैं 3x² जे के। ये वाला कंसेप्ट है कि नहीं, देखते हैं। देखो ये हुआ क्या, ये कौन सा है, एफ आई के एफ एक्स है, एफ आई के एफ एक्स है, एफ एक्स है, कैसे पता, आई के बता रहा है भाई, आई के बता रहा है एक्स एक्सिस की तरफ वाला फोर्स, जे के बता रहा है वाई एक्सिस की तरफ वाला फोर्स। ये है एफ एक्स आपका, ये है आपका एफ आई। एक्स वाई को मत देखो यार, एक्स वाई को मत देखो, वाई की तरफ कौन सा फोर्स है कौन बताएगा, जे के बताएगा ना। हाँ तो चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाला का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, वाई वाला का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। डेल्टा ऑफ एफ एक्स बटे डेल्टा वाई, डेल्टा ऑफ एफ एक्स में कितना है 3y का स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो बताओ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई पर पावर कितना 2 है, 2 बार आएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6y हो जाएगा, कितना होगा 6y। इसी तरह से डेल्टा एफ वाई बटे डेल्टा एफ एक्स करेंगे, डेल्टा एफ वाई में कितना है 3x² है बटे डेल्टा वाई करोगे क्या, एफ एक्स बटे एफ वाई, डेल्टा एक्स करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 2 बाहर आएगा, कितना होगा 6x। क्या 6x और 6y बराबर है क्या आपस में, ये है 6x, ये है 6y, इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। इसी तरह से जितना सारा मन उतना सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है, एक्स वाला कंपोनेंट का, एक्स के कंपोनेंट की तरफ जो फोर्स रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप हम वाई के रिस्पेक्ट में। जब हम एक्स वाला कंपोनेंट का फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो खाली ये ध्यान रखना है कि ऊपर में जो होना चाहिए वो वाई का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी वाई को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ को हम लोग क्या लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में कांस्टेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसे बता रहे पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा सा, कि मान लो कहीं फोर्स है 3x² इंटू वाई क्यूब इंटू जेड, और आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो ये मान लो कोई चीज़ है p बराबर, और आपको करना है dp/dy, आपको किस रिस्पेक्ट में करना है, मान लो डेल्टा p बाई डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में करना है, किस रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। जब पार्शियल डेरिवेटिव आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे, वाई का, बाकी सबको क्या बनोगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या आ गया 3x² जेड कांस्टेंट हो गया, और वाई का खाली डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई पर पावर कितना 3 है, और वाई क्यूब का कितना होता है 3y का स्क्वायर। इस तरह से आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखा क्या, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे है क्या सिर्फ kx है, तो बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, वाई है ही नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया, इसमें देखो क्या वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर क्या है 6y, यहाँ पे 6x। तो अगर हम x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और आपस में दोनों क्या हो गया, अगर आपस में दोनों इक्वल हो गया तो बोलेंगे वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इस तरह से हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को चेक कर सकते हैं। बाकी उसका एग्जाम्पल से बता सकते हैं कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, डेफिनेशन से बता सकते हैं, उसका वर्क निकाल के बता सकते हैं, क्लोज पाथ में वर्क 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 होगा तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, 0 नहीं होगा तो फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और अब बारी आया पोटेंशियल एनर्जी का। तो इतना तक क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, उसका सारा एप्लीकेशन देखा, उसका क्वेश्चन देखा हमने, क्या वर्डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे सोचेंगे, जब भी हमको इनिशियल स्पीड पता रहेगा, जब भी हमको फाइनल स्पीड पता रहेगा, इसका मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज पता होगा तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल वर्डन कितना होगा। उसमें कुछ भी अननोन रह सकता है, कभी फाइनल स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, कभी इनिशियल स्पीड निकालने के बोलेगा, कभी फाइनल एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा, तो ही वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। कभी वर्डन बाई अगेंस्ट किसी के, तो वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछेगा, वर्डन अगेंस्ट एयर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, एयर रेजिस्टिव फोर्स पूछेगा, तो आप वर्डन बाई ऑल फोर्सेस जितने सारा फोर्स लगेंगे सबका फोर्स का वर्डन को किसके बराबर करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करोगे। अभी रुकना, जब हम पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लेंगे तब हम और ज़्यादा
वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। कंजर्वेशन टोटल एनर्जी का कुछ कंडीशन होगा, बट वर्क एनर्जी पावर का कोई कंडीशन नहीं होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कहाँ पे वर्क एनर्जी पावर लगा सकते हैं, कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो अब हम लोग का बारी आ गया काइनेटिक को पढ़ने के बाद पोटेंशियल का। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करके फिर पोटेंशियल के बारे पढ़ते हैं।